नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम आ पहुँचे हैं धर्मनगरी हरिद्वार में, जहां आज हमारे साथ हैं जनपद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रमेंद्र डोभाल जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आगामी 22 जुलाई से सोमवार के दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसे में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पुलिस प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस पूरे जो कांवड़ यात्रा जोन जो हमने बनाया है, जिसमें पुलिस का करीब 5,500 कर्मचारी लगेगा, जो अलग अलग जोनों में, सेक्टरों में और सुपर जोनों में विभक्त किया गया है। पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र को 1400 पर जोन हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। साथ में करीब 30 से ऊपर जोन, जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, और 130 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है। इस पूरे जो कांवड़ का जो ये एरिया है, इसमें ट्रैफिक का जो प्लान है, उसके लिए अलग से जो ट्रैफिक की ड्यूटियां हैं, खासकर जो हमारा पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो संपूर्ण मेला क्षेत्र को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो हमारे मेन जो पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ पॉइंट जहां पर क्राउड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कुछ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, उसका अनुरूप फोर्स हम लोगों ने दिया है। और हम लगभग सभी को इसके संबंध में ब्रीफ भी किया जा चुका है, और अगले 2 दिन में हम लोगों की ब्रीफिंग होनी है। तो सभी को ड्यूटियां असाइंड की गई हैं, सभी को बताया गया है, और करीब 5,500 से ऊपर कर्मचारी हम लोगों के द्वारा इस मेले को अरेंज करने के लिए लगाया गया है। सर, कई बार ये स्थिति आ जाती है कि भक्त भावनाओं में बह के कुछ ज़्यादा ही उपद्रव पे उतर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उपद्रवी हैं, उनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हम लोगों की द्वारा जो मेन जो पॉइंट्स हैं, खासकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, जहाँ पर अक्सर विवाद की स्थिति होती है, या फिर कुछ ऐसे होटल ढाबों के स्तर पर जहाँ पर रेट लिस्ट को लेकर कई बार झगड़े होते हैं, उनके संबंध में जो हमारे जोनल अधिकारी हैं, उनको अलग से ब्रीफ भी किया गया है। और जो हमारा जो पुलिस फोर्स है, उसको ब्रीफ किया गया है, क्योंकि जितना जल्दी क्विक रिएक्शन हम लोगों के द्वारा होगा, जितनी जल्दी हमारा फोर्स मौके पर पहुंचेगा, उतना ही जल्दी हम किसी भी विवाद को टाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों के द्वारा अलग से टीमें भी बनाई गई हैं, और उनको अलग से ब्रीफ भी किया जा चुका है। जितने भी यात्रीगण यहाँ आएंगे, उनको सकुशल यात्रा कराना हमारा ध्येय है। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। सर, एक और समस्या जो हर बार चैलेंज के रूप में सामने आती है कि सर, ट्रैफिक जैम्स को लेके, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से होता है कि मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ट्रैफिक का हम लोगों के द्वारा जो डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और पूरे जो कांवड़ रूट है, उसमें डाइवर्जन प्लान हम लोगों के द्वारा लागू किया जाएगा। और जो मेन पार्किंग्स हैं, खासकर 13 हम लोगों के द्वारा जो पार्किंग चिन्हित की गई है, उसमें जो गाड़ियां सही से चली जाएं, सही से वहाँ पर जो है सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर लग जाएं, और उसके बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाएं। उसके लिए जो फोर्स हम लोगों के द्वारा दिया गया है उन पॉइंट्स पे, उसको हम लोगों को स्ट्रेंथन किया गया है उन पॉइंट्स को। और हम लोगों के द्वारा जो भी व्हीकल सड़कों में ना खड़े हों, उसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सड़कों में जो ट्रैफिक जैसे जैसे लगता है, उसी के कारण जाम की समस्या भी होती है। तो उस पर हम लोगों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी जाम ना लगे और अच्छे तरीके से सुचारू ट्रैफिक चले। इसके लिए पूरा एक प्रोग्राम, जो पूरा एक हमारा ट्रैफिक का जो प्रबंधन है, उसको हम लोगों के द्वारा किया जा चुका है। और सर, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कई बार होता है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस वाले कहीं ना कहीं भक्तों से सख्ती करनी पड़ती है व्यवस्था को बनाने के लिए, तो ऐसे में कई बार उधर से भी गर्म होते हैं, तो वो झड़प वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए पुलिस वालों को क्या कोई स्पेशल गाइडलाइन दी गई है? देखिए, ये एक श्रावण मास में पूरा भक्ति भाव का एक पूरा माहौल रहता है। इसमें जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारीगण लगे हैं, वो भी भक्ति भाव से ही कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो किसी प्रकार से कोई भी झगड़ा ना हो, या किसी तरीके से कोई विवाद ना हो, इसके लिए हम लोगों के द्वारा सभी जो पुलिसकर्मी हैं, उनको इस संबंध में ब्रीफ भी किया जाता है। और सभी को इस भक्ति भाव में सभी लोग सम्मिलित होकर इस कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरे फोर्स को भी इसी ओर प्रेरित करते हैं। जी सर, सभी सवालों का स्पष्टवादिता से जवाब देने के लिए और हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अभी हम आ चुके हैं धर्म नगरी हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। यहाँ पे बहती गंगा जो कि मोक्षदायिनी कही जाती है। कहा जाता है कि गंगा में जो भी श्रद्धा भाव से हर की पौड़ी पे खास तौर से डुबकी लगाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 22 जुलाई से कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है वो यही है हर की पौड़ी। यहाँ लोग जल भरने के लिए आते हैं और यहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों पर रवाना होते हैं। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं यहाँ से नीलकंठ की तरफ जाते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पे हॉल्ट करते हैं। यहाँ से जल भरकर फिर वो जलाभिषेक के लिए नीलकंठ मंदिर की तरफ जाते हैं। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश में है, ये सभी को पता है। तो आइए चलते हैं नीलकंठ मंदिर की ओर। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं एक छोटा सा शिव भक्त जुड़ा है जो कि श्रद्धा भाव के चलते हरियाणा से जल लेके आ रहा है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या श्रद्धा भाव था और वो कैसे आए हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम सक्षम है और मैं हरियाणा से आया हूँ। मेरा जल 11 लीटर है और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? मैं 7। अच्छा, तो इतने दिन फिर स्कूल की छुट्टी वुट्टी करिए कैसे? तो 2 दिन में निपटा देंगे सारा काम। अच्छा, 2 दिन में सारा काम निपटा देंगे। तो ये देखिए कितने बच्चे के अंदर श्रद्धा भाव है कि उसने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर अपना सारा होमवर्क जो है उसको ख़त्म भी कर दूंगा। और उसके अलावा कांवड़ में जल भी भरने के लिए वो आया है। तो ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों को भूलकर यहाँ पे श्रद्धा भाव से जल भरने के लिए आए हैं। यहाँ से जल भरने के बाद वो अपने अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। तो यही है भक्ति की शक्ति कि कोई भी कैसा भी कष्ट हो वो कष्ट आपका दूर हो जाता है। यही है महादेव की कृपा। तो आइए चलते हैं आगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अन्य श्रद्धालु। आइए इनसे बात करते हैं। तो आपका शुभ नाम? कोकन। तो आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। तो कितने दिन पहले वहाँ से चले थे? वहाँ से चला था मैं 15 दिन पहले। अच्छा, तो अभी फिर कैसे कैसे आए, यहाँ पे आए फिर? मैं आया बस से, अब पैदल जाएंगे हम। अच्छा, पैदल जाएंगे। 15 दिन की यात्रा है हमारी। अच्छा, तो कितने लोग हैं साथ में? मैं अकेला हूँ कावड़। अकेले ही हैं? हाँ जी। तो अकेले इतनी बड़ी कावड़ ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं हो। नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है हौसला कि उनका मन में निश्चय था कि उनको कावड़ में जल भर के ले जाना है। तो उसके लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके साथ कोई है या नहीं है। उनके मन में श्रद्धा थी तो वो अकेले ही इस सफ़र को पूरा करने के लिए चल दिए। तो ऐसे ही और कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। चलिए अभी हमने यहाँ पे बात करी बहुत सारे श्रद्धालुओं से। आइए अब हम चलते हैं ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और श्रद्धालु। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्ष वर्मा। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाज़ियाबाद लाल कुएं से आया मैं। तो अभी कितने दिन पहले आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी? मैंने 12 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू कर ली है। हम 3 भोले आए हैं। ये भाई ने 41 लीटर उठा रखा है। अच्छा। ये छोटे भाई ने 11 लीटर और मैंने 21 लीटर। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप घर की तरफ जा रहे हैं नीलकंठ? हाँ जी, नहीं अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन में पहुंच जाएंगे? देख लिए अप्रॉक्स 10 to 11 डेज। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। पौड़ी
से ऋषिकेश की तरफ जाते हुए हम मोतीचूर और राय वालों को पार करते हुए आ चुके हैं भगवान सत्यनारायण मंदिर के सामने। ये मंदिर अपने आप में बहुत खास इसीलिए है क्योंकि ये एक सिद्ध पीठ है और करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर कहा जाता है कि चारों धाम की जो प्रथम चट्टी है वो यहाँ से शुरू होती है, तो ये मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन है। तो हम इसके दर्शन किए बिना नहीं रुक सके, आइए आपको कराते हैं इसके दर्शन। हम इस समय आ चुके हैं सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में। ये प्रांगण आप अपने आप में देख रहे होंगे कि एकदम प्राकृतिक सा है, कोई बहुत ज़्यादा बनावट नहीं है, एकदम नेचर के करीब आपको ये दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, ये 500 साल पुराना मंदिर है, मतलब बहुत ही प्राचीन है। और इसके दर्शन हमने आपको कराए और इसके बाद मेरे आप राइट हैंड पे देखेंगे, यहाँ पे एक मनोकामना सिद्ध पीठ है, जहाँ पे कहते हैं कि जो भी इच्छा लेके कोई भी मनुष्य यहाँ पे आता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, अपने मन में कोई इच्छा लेके आते हैं और जब उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है तो वो उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए दोबारा इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। तो आइए आपको भी कराते हैं इसके दर्शन। अभी हम उपस्थित हैं श्री सत्यनारायण मंदिर के अंदर और हमारे साथ उपस्थित हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में। हाँ, ये मंदिर उत्तराखंड चार धाम की प्रथम चट्टी के रूप में विख्यात है। यहाँ से 12 किलोमीटर मध्य में विराजमान है। 12 किलोमीटर हरिद्वार है, 12 किलोमीटर ऋषिकेश है। दोनों नदियों के बीच में विराजमान, सौंग नदी और सुरसा नदी के बीच में है। और यहाँ पे चार धाम के उत्तराखंड, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री, बाबा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की प्रथम चट्टी कहलाई जाती है। ये 18 ग्राम सभाओं के इष्ट देवता मंदिर हैं। यहाँ से बड़े बड़े लोग कथा पूजा पाठ करते हैं। जब चार धाम की यात्रा कभी जब चलती थी तो हरिद्वार से यात्रा आरंभ होकर के या प्रथम चट्टी के लिए यहाँ पे लोग रुकते थे, तो चारों धामों की चट्टी में प्रसिद्ध कहलाई जाती है। ये बाबा काली कमनी वाला पंचायत क्षेत्र इसका संचालन करता है। यहाँ पे जितने माँ गंगोत्री से गौमुख से जो जल लेके यहाँ पे अपने धाम को जाते हैं, और जो हरिद्वार से नीलकंठ महादेव के लिए जो जल लेके जाते हैं, वो कावड़ी भाई भी यहाँ पे काफ़ी रुकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रुक करके ये प्रथम चट्टी के कहलाने पर यहाँ पे काफ़ी विश्राम वगैरह करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है और बद्रीनाथ धाम का भी है। तो यह है कि जो लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, यहाँ विष्णु भगवान जी का दर्शन करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यहाँ पे प्राचीन गरुड़ जी का मंदिर है, विष्णु भगवान के वाहन है, शिवालय है, कोटेश्वर महादेव हैं प्राचीन। ये भी इसकी विशेषता है प्राचीन। और 18 ग्राम सभाओं के इष्ट देवता श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडित जी। तो अभी हमने जाना सत्यनारायण मंदिर के धार्मिक महत्व और यहाँ के इतिहास के बारे में। आइए अपनी यात्रा पर हम चलते हैं आगे और चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। श्री सत्यनारायण मंदिर से होते हुए अब हम ऋषिकेश बैराज से होते हुए अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर की ओर। आइए चलते हैं। अभी जंगल का रास्ता पार करते हुए हम आ पहुँचे हैं नीलकंठ पैदल मार्ग की ओर। मेरे आप लेफ़्ट हैंड पे देख सकते हैं, ये नीलकंठ पैदल मार्ग जा रहा है, जहाँ से नीलकंठ मंदिर की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर रहती है। और मेरे राइट हैंड पे आप रास्ता देख सकते हैं, जो कि बाई कार या बाई व्हीकल, आप जिस भी व्हीकल से जाना चाहें वो रास्ता है। और यहाँ से नीलकंठ मंदिर की दूरी है 25 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर।
ये रास्ता अपने आप में और विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों तरफ जंगल है और ये रास्ता थोड़ा सकरा है, इसलिए इस रास्ते में चलते हुए आपको प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालु नीलकंठ मंदिर के दर्शन करते हुए वापस जा रहे हैं, उनके अंदर उतना ही उत्साह है। तो आइए हम भी चलते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे हमें मिले कुछ श्रद्धालु, तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका नीलकंठ मंदिर की यात्रा का अनुभव कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम? देवा। और आपका? सुनीता। तो आप लोग कहाँ से आए हो? हरियाणा से, जिला फतेहाबाद। अच्छा, तो कैसा रहा यात्रा का अनुभव? बहुत ही बढ़िया, बहुत दर्शन पाके बहुत खुश हो गई आत्मा। अच्छा, बोले तो कि- कितने दिन से यहाँ पे हैं अभी? कल ही आए थे। कल आए थे, और कब तक हैं? बस आज हैं, कल कावड़ उठा लेंगे। इतना छोटा ट्रिप केवल एक जगह का ही, उसके बाद और कहीं नहीं घूमना? हरिद्वार जाएंगे। अच्छा, हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार के बाद वहाँ से कावड़ भर के फिर अच्छा, चल लेंगे। अरे बहुत अच्छी बात है। तो मज़ा आया जाने में? हाँ जी। पैदल ही गए थे? हाँ। नहीं, जाते समय तो गाड़ी से गए थे, हाँ। आते समय पैदल आए। ये बहुत अच्छी बात है। आने में थकान तो नहीं हुई? नहीं कुछ चलिए। बोले बाबा की कृपा हो, ये दया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा भक्तों के अंदर कितनी श्रद्धा है कि जो पैदल चल के आ रहे हैं, भले ही कहीं से भी आ रहे हैं, उनके मन में इतनी श्रद्धा है कि वो अपने आप पैदल चल के यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं और वो यहाँ दर्शन करके बहुत खुश हैं। आगे ऐसे ही और श्रद्धालुओं से हम मिलते रहेंगे। चलिए मेरे साथ। अभी हम आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। एक पार्किंग नीचे भी है और यहाँ भी पार्किंग है। और क्योंकि बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी असुविधाजनक मार्ग हो चुका है। तो आइए चलते हैं नीलकंठ मंदिर। मेरे पीछे देख सकते हैं कि नीलकंठ महादेव का मंदिर जस्ट मेरे पीछे है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उसमें से जो हलाहल निकला, तो भगवान शिव ने पूरे संसार की रक्षा के लिए वो हलाहल अपने कंठ में धारण किया और वो शरीर में नीचे ना उतरे, इसके लिए माँ पार्वती ने उनके कंठ पे हाथ रखकर उस हलाहल को वहीं रोक दिया। हलाहल पीने के बाद कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी जगह पर रुककर विश्राम किया था। और ये मंदिर अपने आप में बहुत ख़ास इसलिए भी है कि यहीं पास में आप वशिष्ठ गुफा है, जहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या करी थी, उनकी गुफा यहीं पे मौजूद है। और ये मंदिर अपने आप में बहुत ख़ास इसलिए भी है कि जितने भी कांवड़िए आते हैं इस क्षेत्र में, हरिद्वार तक जो आते हैं, वो हरिद्वार से फिर ऋषिकेश आते हैं और फिर यहाँ नीलकंठ मंदिर में आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं और फिर यहीं से फिर वो वापस हरिद्वार की तरफ जाकर वहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो आइए आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। बोल शंकर भगवान की बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सोनीपत के, पानीपत के, कमाल खा के, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोले तेरी बम बम बम। अभी हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर में, हमने दर्शन कर लिए हैं और अब आइए यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं उनको दर्शन करके कैसा लगा और वो कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? हरीश नाम है जी। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार। तो अभी मतलब कांवड़ लेके आ रहे हैं? नहीं, अभी जल चढ़ाना है नीलकंठ का भी। अच्छा, श्रद्धा लेके जाएंगे यहाँ से, कावड़ा के चलेंगे हरिद्वार से। कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन करके जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। जाएंगे, मन नहीं कर रहा? मन ही नहीं कर रहा। यहीं बाबा बनने का जी कर रहा है, यहीं रह जाऊँ बाबा बन के। बहुत अच्छी बात है। तो अभी कांवड़ यात्रा से आए थे?
नहीं नहीं, अभी कावड़ अब लेके जाएंगे, अब यहाँ अच्छा, चलेंगे। तो कितने दिन पहले आए हैं वहाँ से? वहाँ से अभी माता के 4-5 धाम है, वो घूम के उसके बाद 2-4 दिन बाद चलेंगे कावड़। 6-7 दिन का होता हमारा सफ़र पैदल यात्री का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी दूर दूर से श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा लेके आते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा यहाँ आकर व्यक्त करते हैं तरह तरह से। तो आइए और श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ अन्य श्रद्धालु, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। आप कहाँ से आए हैं? हम कोसीकला मथुरा से आए हैं। तो मतलब भगवान कृष्ण की नगरी से डायरेक्ट यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने आए हैं? हर साल आते हैं। अच्छा, तो कावड़ लेके जाएंगे। 22 तारीख को कावड़ उठाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो कितने दिन पहले आए हैं वहाँ? हम 18 यहाँ आए थे 18 तारीख को। अब जाना कितने दिन बाद है? अब यहाँ से 10 दिन बाद में, अब यहाँ से परसों निकलेंगे, 22 तारीख को जल लेंगे। अच्छा, फिर जाने में जितना दिन लगेगा? 1 तारीख को पहुँच जाएंगे वहाँ। अच्छा, तो कैसा लगा अंदर दर्शन? बढ़िया, अच्छा, बढ़िया, अच्छा। अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश के मुख्य आकर्षण केंद्र राम झूला पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राम झूला, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ऋषिकेश की। और इसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा मैया बहती हुई, जो कि माँ गंगा का उफान है। इस टाइम पे माँ गंगा अपने पूरे उफान पे है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनका भी जो जोश है वो पूरे उफान पे है। तभी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी श्रद्धा में आप कोई कमी नहीं देखेंगे। अभी हम खड़े हैं राम झूला पे और खड़ा होके आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये जो पुल है ये पानी के वाटर करंट की वजह से ये हिलता रहता है। आप जब इस पे खड़े होंगे तो आपको हल्का हल्का मूवमेंट भी फील होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पानी पे चल रहे हैं। जैसे बोट में बैठ के फील होता है, वैसे जब आप इस पुल पे चलते हैं तो आपको वैसा ही फील होगा और अच्छा लगेगा, अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो आइए चलिए मेरे साथ। अभी राम झूला पे हमें मिले नीलकंठ महादेव मंदिर से आते हुए कुछ श्रद्धालु जिनकी कांवड़ यात्रा अभी चल रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? राहुल। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान अलवर से। तो कैसा रहा अनुभव अभी तक यहाँ पर? अनुभव यहाँ का माहौल है जो बहुत ही शांत है। यहाँ पे आके एक सुकून मिलता है अलग ही, भोले बाबा की मस्ती में मगन रहते हैं। अच्छा, अब हमारा ये अब यहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार वहाँ पर विश्राम करेंगे, फिर वहाँ सुबह हम कावड़ 21 तारीख को उठाएंगे। अभी घूमेंगे वहाँ पे मनसा माता को, कौन सा मंदिर है? जी जी, मनसा देवी चंडी देवी। हाँ, वहाँ जाएंगे अभी जी। बस। तो यहाँ पे हमने इन श्रद्धालुओं से बात करी जो कि बता रहे हैं कि अभी उनका ट्रैवल का जो प्लान है, यात्रा का जो प्लान है वो बहुत लंबा है। तो हम उम्मीद करते हैं इनका प्लान अच्छा रहे। तो आइए चलते हैं। अभी हम खड़े हैं शत्रुघ्न घाट पे, जो कि यहाँ का मुख्य घाटों में से एक है। काफ़ी प्राचीन घाट है और यहाँ पर गंगा आरती होती है। मुख्य आरती जो होती है वो तो परमार्थ घाट जो है वो वहाँ होती है, लेकिन यहाँ भी गंगा आरती होती है। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो एम्बियंस है, जो माहौल है वो एकदम दिव्य है, एकदम डिवाइन है। और आपको यहाँ आके, चाहे आप कितनी भी दूर से आ रहे हो, आपको कितनी भी थकान लगी हुई हो, वो थकान जो है आपकी सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगी जब आप
आप आके यहाँ पे बैठेंगे। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं गंगा माता बह रही हैं, अपने पूरे वेग से बह रही हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यही है कि गंगा माता कोई भी हो वो किसी तरह का भेद नहीं करती, सभी को अपने दिल से अपनाती हैं। और आप कितनी भी दूर से आए हो, आप गंगा में 2 मिनट आप अपने पैर डाल के बैठ जाए, आपकी जो भी थकान होगी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। अभी हम खड़े हैं इस समय त्रिवेणी घाट पर। ये घाट ऋषिकेश का एक ऐसा घाट है जो अपने आप में बहुत व्यस्त घाट है। और सबसे बड़ी बात, जो मेन गंगा आरती होती है ऋषिकेश में वो यहीं होती है। अभी उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि आरती का टाइम 6:30 बजे शाम को आरती शुरू हो जाती है, तो उससे पहले जितना भी साफ़ सफाई है वो चल रहा है। इसके अलावा आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। इसके अलावा केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी फॉरेन टूरिस्टर्स भी यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो पूरा माहौल है, जो पूरा वातावरण है उसका आनंद उठाते हैं। क्योंकि अपने आप में ऋषिकेश जो है वो योगा कैपिटल है। एंड आज के समय में जो फॉरेनर्स हैं वो जिस तरीके से योग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक मेन कारण है कि ऋषिकेश में आपको बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आज हम आ चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश में और हम इस समय ऋषिकेश की नगर पालिका में मौजूद हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री शैलेंद्र नेगी जी, जो कि नगर आयुक्त हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि 22 जुलाई से सोमवार के दिन से सर कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो उसको लेके प्रशासन की क्या क्या तैयारियाँ हैं?
हाँ, यहाँ पर कांवड़ को लेकर के हम लोग पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी बैठक ली गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बैठक ली गई थी। उस निर्देश के क्रम में हम लोगों ने अपने काम चालू कर दिया है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो रूट होता है, जब हरिद्वार से कांवड़ नीलकंठ की तरफ जाती है और एक गंगोत्री की तरफ जाती है, तो जब नेपाली फार्म से श्यामपुर और श्यामपुर से 2 रास्ते बनते हैं। एक तो जो है आपका IDPL बैराज होते हुए जाता है और दूसरा श्यामपुर से जो है नटराज चौक होते हुए आगे जाता है। मुख्य रूप से हमारी जो दिक्कतें होती हैं वो लोगों को जब आगे नीलकंठ जाते हैं तो उनको जो है पार्किंग की सुविधा देनी होती है। तो IDPL में जिला प्रशासन के सहयोग से हमने पार्किंग की व्यवस्था करवाई है। अभी हमने लगभग 3000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर की है। उसका हमने टेंडर कॉल किया था, उसमें आया नहीं कोई, तो कल उसकी खुली बोली रखी है हमने। और एक वहाँ पर कांवड़ बाज़ार बनता है, उसमें 40-50 दुकानें लगती हैं, उसका भी टेंडर हमने किया था, उसमें कल खुली बोली है। साथ में हमने 50 जो सफाई कर्मी हैं हमारे, जो स्पेशली कांवड़ के लिए तैनात होते हैं, वो हमने उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया है। तीसरा काम हमारा होता है लाइट की व्यवस्था का। लाइट कनेक्शन देना और पोल लगाना तो बिजली विभाग करता है, लेकिन नगर निगम उन पर जो है स्ट्रीट लाइट लगाता है। तो हमारे लगभग 110 से लेकर 120 तक पोल एक लाइटें लगेंगी, क्योंकि 50-60 पोल लगेंगे तो डबल साइड का वो लगता है। तो हमने वो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी है। चौथा काम हमारा जो बेसिकली उसमें होता है सफाई का। सफाई इसमें हम लोग जो है डे नाइट का होता है। नाइट का प्रेशर यहाँ पर कम है, दिन का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यात्री या तो हरिद्वार चला जाता है या तो नीलकंठ चला जाता है। तो हम लोगों ने जो है 3 टाइम सफाई का अपना शेड्यूल बनाया है और अपने कर्मचारियों को इस तरीके से बनाया है कि वो तीनों टाइम रहेंगे। साथ में हम छिड़काव करेंगे कीटनाशकों का। डस्टबिन हमने वहाँ पर व्यवस्था की है और जो कूड़ा उठान की व्यवस्था है उसको रखा गया है। अगला काम हमारा वहाँ पर जो है शौचालय की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था। टॉयलेट के लिए हमारे पास इस समय 4 धाम यात्रा, चूँकि अभी बरसात के कारण थोड़ा हल्की है, तो वो 4 धाम यात्रा के भी हमारे पास पूरे टॉयलेट हमारे पास उपलब्ध हैं। तो 100 सीटर हमारे पास बाई टॉयलेट है, मोबाइल टॉयलेट है, वो हम वहाँ पर लगाएंगे। उसमें 50% फीमेल के लिए है, लेकिन इसमें कांवड़ में फीमेल कम आती हैं, तो उसको हम मेल के लिए करेंगे। कुछ फीमेल के लिए पर्टिकुलर 1-2 टॉयलेट रखेंगे। 10-10 सीटर हैं वो, 10-10 सीटर हैं। पानी की व्यवस्था के लिए हमने टैंकर रखे हैं। जल संस्थान के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है कि उन जो हमारे टॉयलेट हैं उनमें लगातार पानी और बिजली की व्यवस्था रहेगी। साथ साथ में हमने क्या किया है कि वो दिन में 2 बार उनके टैंक खाली करने पड़ते हैं बाई टॉयलेट के। तो यहाँ पर STP हमारा, उसमें जल निगम के साथ हमने टाइप किया है और उसको हम खाली करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी व्यवस्थाएँ की हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे कांवड़ यात्री आ रहे हैं, शिव भक्त आ रहे हैं, उनको यहाँ पर कोई भी असुविधा ना हो, वो एक अच्छा संदेश लेके जाएं। हम जगह जगह फ्लैक्सी लगा करके और होर्डिंग्स लगा करके ये भी संदेश दे रहे हैं कि खुद भी शिव भक्त और जो स्थानीय लोग हैं, पर्यटक हैं, व्यापारी हैं, वो सफाई का ध्यान रखेंगे और इधर उधर गंदगी नहीं फेंकेंगे। सर, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंधेरा भी हो रहा है और इसी के साथ हमारे वापस जाने का टाइम भी हो रहा है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें बिल्कुल भी बताना मत भूलिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।